हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और मैं हूँ आपकी प्रिय टीचर स्नेहा। और चलिए देखते हैं, हम लोग ने चैप्टर 7 के लेखक परिचय भी देख लिए थे, सत्य जगदीश चंद्र जी के बारे में। और उनका द्वारा लिखे गए हम लोग ने गंडक नदी पे जो उन्होंने लिखा है वो सदा नेरा, हमने उस बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर चुके हैं। और अब आती है बारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने से क्या कारण था? मतलब जो चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ बढ़ रहा था उसका कारण क्या था? चलिए आंसर देखते हैं। चंपारण उत्तर। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों को काटना था। वो जो राजा जंगल काट दिए थे वही काटना था। जिन्होंने भी जो नहीं पढ़े हैं पूरा चैप्टर, पहले वो चैप्टर पढ़ ले, उसके बाद ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जंगल के वृक्ष जल राशि को अपनी जड़ों को थामे रहते थे। नदियां में उन्मुक्त नवयौवना बनाने से रोकते थे। उत्ताल वृक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करने का काम करते हैं। यदि जल राशि नदी की सीमाओं से ज्यादा हो जाती है तब बाढ़ आती ही है। लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियों को ललकारने वाली ये गगनचुंबी वन ना हो तो तब नदियां प्रचंड लालिका रूप धारण कर लेती हैं। वृक्ष उस प्रचंडिका को रोकने वाले हैं। आज चंपारण को वृक्षों को काटकर कृषि युक्त समस्त भूमि बना दी गई है। उन्मुक्त नवयौवना को रोकने वाला कोई न रहा। ये सॉरी, थोड़ा सा कैमरा हमारा खराब है सर। कोई ना हो, वन ना हो और नदियां प्रचंड कलिका रूप धारण कर लेते। वृक्ष उस प्रचंडिका को रोकने वाला है। आज चंपारण में वृक्षों को काटकर कृषि युक्त समस्त भूमि बना दी गई है। उन उन्मुक्त नवयौवना को रोकने वाला कोई ना रहा। इसलिए अपनी ताकत का एहसास करती है। लगता है मानव के कर्मों को अट्टहास करने के लिए उसे दंड के लिए नदी भयानक बाढ़ आते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। ये हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया और आंसर भी पढ़ लिया, लेकिन इसमें कहना क्या चाहता है वो देखते हैं। जो चंपारण क्षेत्र है उसमें बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है कि वहाँ के जो जंगल, वहाँ के जो राजा थे, मतलब उन्होंने ढूंढने के लिए एकाएक सारे वृक्षों को काटना शुरू किए। तो उसके साथ जो सेना आए थे उन्होंने भी अपने तलवारों से धड़ धड़ करके सारा वृक्ष को काट दिया। और वो दूसरा कारण है कि वहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। तो बहुत सारे लोगों ने क्या औद्योगिक क्षेत्र के लिए, खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए और भी वृक्षों को काटते चले गए। तो इसी चीज़ को सजा देने के लिए ऐसा लगता है मानो कि कभी कभी जो गंडक नदी है वो है क्या है, बहुत प्रचार रूप से आके बाढ़ उत्पन्न करती है। चलिए पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इतिहास की कीमियाई की प्रक्रिया का आशय स्पष्ट करें। कीमियाई प्रक्रिया क्या थी? तो उत्तर देखिए क्या है हमारा। कीमियाई प्रक्रिया पारे को सोना में बदलने की एक प्रक्रिया है। देखिए कीमियाई प्रक्रिया क्या है? तो पारे को सोने में बदलने की एक प्रक्रिया है जिसमें पारे को कुछ विलोपन के साथ उच्च तापक्रम पर गर्म किया जाता है। गर्म कहाँ है जी? हाँ, गर्म किया जाता है। लेकिन लेखक ने पाठ के संदर्भ में कीमियाई प्रक्रिया का आशय देते हुए कहता है कि जिस प्रकार पारा दूसरे प्रकार का पदार्थ है, जो पारा है वो दूसरे प्रकार का पदार्थ है। चलिए हम देखते हैं। और कुछ पदार्थ के संगम से बिल्कुल भिन्न पदार्थ का उद्भव हो जाता है। उसी तरह सुदूर दक्षिण के सांस्कृतिक और रक्त इस प्रदेश की नीति बनकर एक अन्य संस्कृति का निर्माण कर दी। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। धागड़ क्या है? धागड़ शब्द का क्या आशय है? तो धागड़ शब्द क्या था?
देखिए, धागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में है भाड़े का टट्टू। जो धागड़ शब्द का जो अर्थ है ओराव भाषा में, उसको कहते हैं भाड़े का टट्टू, मतलब सॉरी भाड़े का मजदूर। धागड़ एक आदिवासी जाति है। ये धागड़ क्या था? आदिवासी जाति, जिसे वे 18वीं शताब्दी में अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के चंपारण के इलाके से लाया गया था। धागड़ जाति आदिवासी जाति ओराव, मुंडा, लाहौर इत्यादि के वंशज है, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते थे। जो धागड़ थे वो आदिवासी नहीं मानते थे खुद को। धागड़ का मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं और दूसरों के साथ भोजपुरी मधेसी में। धागड़ का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष ढलते शाम के मंद प्रकाश में अत्यंत मनोहारी समूह नृत्य करते हैं। चलिए, धागड़ क्या था वो आप लोगों ने देख लिया। ये अगर इसकी बात करें धागड़ शब्द की तो ये होता है भाड़े का मजदूर जो लाया जाता है नील की खेती कराने के लिए। और ये किनके वंशज थे? तो ओराव मुंडा के ही वंशज थे, लेकिन ये अपने आप को क्या वो नहीं मानते थे कि मैं आदिवासी हूँ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं मानते थे। अब क्वेश्चन 4, थराओं की कला का परिचय पाठ के आधार पे दें। थराओं क्या था? पाठ के अनुसार इसका परिचय देना। तो थराओं का कला पूर्णतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता था वो सीक का बनाया जाता था। उनमें कई तरह के रंगों का और डिजाइनों का प्रयोग होता था। सीक के रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप झालर लगाई जाती है। झोपड़ियों। अब गाइस चैप्टर बड़ा है तो क्वेश्चन भी बड़े बड़े होंगे ही। कोई ना, आप लोग बस धैर्य बनाए रखिए क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। हम इसे स्किप नहीं कर सकते। चलिए कोई ना, हम लोग उत्साह बनाए रखते हैं और फटाफट से देखते हैं आगे। क्या था हमारा पिछले झोपड़ियों में क्या था? प्रकाश के लिए दीपक जलाए जाते थे। तो उनकी आकृति भी मतलब वहाँ जो जितनी भी चीज़ें थी ना वो सब में अपना कला कर करके हाथों से रखा करते थे, जिससे चीज़ें सुंदर लगती थी। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मुंज में बनाए जाते थे उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिखाई पड़ता था। लेकिन सबसे मनोहर था नववधु का एक अनोखा अलंकार जो मात्र आभूषण ही नहीं था। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो क्या था? नववधु क्या करती थी? जब वो नववधु पहले बार अपने पति को खाना खिलाने जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा सज सवज के कुछ विधियों का पालन करते हुए जाती थी। चलिए देखते हैं क्या है हमारा। नववधु जब पहली बार अपने पति के लिए खेत में खाना लेके जाती है तो अपने मस्तक पर एक सुंदर सा पीढ़ा रखती है जिसके 3 बैनी की भांति लटकती, मतलब जो सीप रहता है गोल गोल उससे लटकती रहती थी, आगे में धागे से बंधा हुआ। हर लट में धवल सिपों और एक बीज विशेषकर सफेद दाने में पिरोए होते थे। पीठों के ऊपर सीक की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता था। टोकरी के दोनों हाथों में संभाले जब लाज भरी वधु धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ती थी तो सीप की वेणुओं रजन कंपन की भांति से झलकित मतलब बजने लगती थी, और जिससे लोगों को पता चल जाता है कि नववधु अपने पति को पहला बार खाना खिलाने आई है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेज नीलों किसानों पे क्या अत्याचार करते थे? जो अंग्रेज लोग हैं वो किसानों पे क्या अत्याचार करते थे? तो अंग्रेज नीलों किसानों पे बहुत ही अत्याचार करते थे। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। पहले उन्होंने कुछ भूमि में एक निश्चित भाग में नील की खेती करने के लिए बाद मतलब उन्हें मजबूर किया जाता था कि तुम नील की खेती करो, तथा बाद में इसे मुक्त करने के लिए मोटी रकम ली जाती थी। मतलब बाद में जो किसान चाहता था कि नहीं हम नहीं करेंगे तो उनसे फिर मोटी रुपये ली जाती थी। इन गोरे ठेकेदारों में बहुत कम अदायगी में हजारों एकड़ जमीन खरीद ली थी। मतलब जब पहले जब वो किया था तो कुछ जो जमींदार थे मतलब जो खेती रहता वो बहुत कम पैसों में बहुत सारी ज़मीनें ले ली और फिर उसे किसानों को देकर दे दिया।
इसके अतिरिक्त किसानों को कई तरह के कार्य में नजराने भी देने पड़ते थे। और इनका इतना ही नहीं था, इनका ये भी अत्याचार था, आप लिख सकते हो कि जब ये अंग्रेज लोग जब कोई कुछ चीजें खरीदते थे तो उसका भी पैसा क्या था, किसानों पे ही वसूल करते थे। जब वो कोई घोड़ा लेते थे, गाड़ी लेते थे, तब भी वो सब चीज इन किसानों पे ही उसका भार सौंप देते थे। और जब किसानों के यहाँ किसी के यहाँ जब वो विवाह होता था तो उनके जो पहला जो भोजन जाता है वो उसके यहाँ देना पड़ता था। बहुत सारे अत्याचार किए, क्या कितना गिनाया जाए, बहुत ही कम है अगर बोला जाए तो। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों की क्यों दिलचस्पी नहीं थी। देखिए, गंगा पे एक पुल बनाने की सब डिमांड कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज पुल नहीं बनाना चाहते थे। अब क्यों नहीं बनाना चाहते थे, चलिए देखते हैं। गंगा पुल बनाने से अंग्रेजों ने इसलिए दिलचस्पी नहीं ली ताकि दक्षिण बिहार के जो बागी विचारों के असर चंपारण के ढेर पहुंचे, और इस चंपारण पे वर्षों के ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया वाला शासन चलता रहा था। इन्हें डर था कि जो दक्षिण बिहार के जो हैं वो यहाँ आ जाएंगे इस पुल के कारण, और जो ब्रिटिश साम्राज्य उसे नष्ट कर सकते हैं। इसी डर से वो इसमें नहीं बनाते थे। चंपारण की शिक्षा व्यवस्था में गांधी जी ने क्या किया, मतलब चंपारण में जो शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या क्या चीजें की वहाँ। तो देखिए, चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने अनेकों काम किए। उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों में शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं, मतलब सिर्फ समस्या को सुलझाने से काम नहीं चलेगा, उनके लिए उन्हें शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि नेक्स्ट बार ये लड़ाई हो ही ना। इसके लिए उन्होंने 3 गांवों के आश्रम में विद्यालय स्थापित किया। पहला बढ़हरवा, नदुवन, भीतिहरवा। ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आता है। बढ़हरवा, मधुबन और भीतिहरवा। कुछ निष्ठान कार्यकर्ताओं ने तीनों गांवों में तैनात, मतलब कुछ लोगों को निष्ठावान, मतलब जो थे, जो डरते नहीं थे, जो निर्भीक थे, उन्होंने अपने विश्वासपूर्ण व्यक्तियों को इनमें कार्यकर्ता के रूप में तैनात कर दिए थे महात्मा गांधी जी। बढ़ारवा के विद्यालय में कौन रहे थे, तो श्री बबन जी रहे थे। श्री बबन जी गोखले और उनकी पत्नी रही थी विदुषी, जिनका नाम था विदुषी अवंतिकाई गोखले ने चलाया था। और मधुबन में जो था, देखिए बढ़ारवा में ये थे, और जो मधुबन में था वो था नरहरिदास पारिक, और उनकी पत्नी कौन थी, कस्तूरबा, और तथा अपने सेक्रेटरी महादेवी देसाई के साथ काम किए थे। चलिए, देसाई को नियुक्त किए थे। लेकिन भीतिहरवा में क्या था, देखिए वयोवृद्ध डॉक्टर देव साहे, देखिए डॉक्टर देव रहे थे वहाँ, और सोपान जी भी रहे थे, और बाद में कौन थे, पुंडरीक जी भी रहे थे वहाँ। स्वयं कस्तूरबा भीतिहरवा आश्रम में रही और इस कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल किए थे वहाँ। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने शिक्षा संबंध के क्या आदर्श थे, तो उत्तर देखिए हमारा क्या है। गांधी जी शिक्षा का महत्व सुसंस्कृत बनाने और निष्कलुष चरित्र निर्माण करना समझते थे। वो शिक्षा का मतलब ये नहीं समझते थे कि शिक्षा प्राप्त करके नौकरी लेना, ऐसा नहीं समझते थे। वो समझते थे कि सुसंस्कृत बनने और निष्कलुष चरित्र निर्माण करने का एक जरिया मानते थे शिक्षा को। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचार्य पद्धति के समर्थक थे, अर्थात वे बच्चे सुसंस्कृत और निष्कलुष चरित्र वाले व्यक्तियों के संबंधीय सानिध्य के ज्ञान प्राप्त करें। अक्षर ज्ञान में वे इस उद्देश्य की प्राप्ति का विधेय मात्र मानते थे। वर्तमान शिक्षा पद्धति को खतरनाक और हेय मानते थे, मतलब जो अभी चल रही है उसे वो बहुत गलत मानते थे, क्योंकि शिक्षा का मतलब बौद्धिक और चारित्रिक विकास करना, लेकिन पद्धति को कुंठित करते, मतलब शिक्षा का मतलब क्या, बौद्धिक और चारित्रिक विकास करना है। इस पद्धति में बच्चों को पुस्तक रटाया जाता है ताकि वो आगे चल के क्लर्क यानी कि नौकरी के लिए ही सिर्फ रहे, काम कर सके। उनका सर्वांगीण विकास कोई सरोकार नहीं था, वो सिर्फ नौकरी के लिए। आजकल क्या है, आज हम लोग शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं, बस नौकरी के लिए कर रहे हैं। आप लोग समझ ही रहे होंगे इन बातों को अच्छे से। गांधी जी जीविका के लिए नए साधन सीखने के लिए इच्छुक बच्चों को औद्योगिक शिक्षा में पक्षधर थे, मतलब जो वो चाहते थे कि औद्योगिक शिक्षा हम सीखें, वो उनका पूरा साथ देते थे गांधी जी कि हाँ तुम सीख सकते हो।
तात्पर्य यह है कि हमारे परंपरागत व्यवसाय में ही खोट है, वरन यह है कि हम ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग अपने पैसे और जीवन या परिकलित करने के में करें, मतलब जीवन को अच्छा बनाने के लिए करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पुंडलिक जी कौन है? अभी हम लोगों ने पीछे पुंडलिक जी के बारे में मतलब पढ़े थोड़ा सा, फिर आपने जो नहीं पढ़ा होगा उनके लिए तो ये नया है। देखते हैं पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी विधिहरवा आश्रम विद्यालय में शिक्षक थे। गांधी जी ने उन्होंने बेलगांव के सन 1917 में बुलाया शिक्षा देने के लिए ग्रामीणों को भयारोहण के लिए। मतलब गांधी जी ने पुंडलिक जी को क्यों रखा था कि बच्चों को शिक्षा देंगे और जो ग्रामीण मतलब जो गांव के लोग हैं उन्हें इनके जो भय होता है अंग्रेजों का उनसे थोड़ा राहत देंगे, मतलब उन्हें डरने पर मजबूर बिल्कुल नहीं करेंगे। पुंडलिक जी गांधी जी के आदर्शों पे सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। पहले एक कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति उनका घोड़ा का लगाम पकड़े। एक दिन एवं साहब जो उस समय बड़े ही अत्याचारी थे, पुंडलिक जी ने कहा नहीं, उसे आना है तो मेरे कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी गांधीवाद से सीखी निर्भीकता गांव वालों को दी। यही निर्भीकता चंपारण अभ्यारण्य की सबसे बड़ी देन है। देखिए पुंडलिक जी वो व्यक्ति थे जो कि शिक्षा के साथ साथ उन्होंने गांधी जी से सीखा था कि किसी से डरना नहीं है, और वही शिक्षा इन्होंने ग्रामीणों को दी थी। ये जो क्या बोलते हैं एवं थे वो बहुत ही खतरनाक थे। गांधी जी ने चंपारण के आंदोलन में किन दो सीखों का उल्लेख लेखक ने किया? इन सीखों को आप कितना उपयोगी मानते हैं? गांधी जी ने दो सीख दिया। जो पहला है निर्भीकता और दूसरा जो है सत्य का आचरण। निर्भीकता जीवन का बहुत महत्वपूर्ण आचरण है, जिसके ना होने से पशुता और मनुष्यता में फर्क कठिन हो जाता है। अगर निर्भीकता नहीं होगी तो पशुता और निर्भीकता में मनुष्यता में फर्क करना बहुत कठिन हो जाएगा। सत्य के लिए निर्भीकता निहायत जरूरी है। निर्भीक होने का अर्थ यह है कि सच्ची बात पे अडिग रहना, मतलब उससे हटना नहीं। अगर हमने सच बोला है तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा डर ये सब चाकू रख दिया तो हम लोग उससे पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं। निर्भीक होना चाहिए। उदंड होना अलग बात है, मतलब उस जो गुस्सा करता है वो अलग चीज है। उदंडता एक निश्चित आचरण है, जबकि निर्भीक होना निहायत जरूरी। सत्य का आचरण एक ऐसी चीज है जिसके ना होने पर संसार का अस्तित्व संकट में ही जाए। बिना तथ्य की जानकारी कोई बात कहना अफवाह उड़ाना है। विश्वास की नींव सत्य के आचरण पर ही टिकी है। गांधी जी बिना कोई बात को परख के सत्यता की जांच किए नहीं कहा करते थे। यह उनके जीवन का सबल था। यही हमारे जीवन का भी होना चाहिए, क्योंकि इसके ना होने से हम मानव कहलाने के गौरव को खो देते हैं और हमारा अस्तित्व जो विश्वास की बुनियाद पर खड़ा है वो समाप्त हो जाता है। अब क्या था कि गांधी जी ने हम लोगों को क्या दिया? निर्भीकता का ज्ञान दिया और एक सत्य का आचरण का ज्ञान दिया। निर्भीकता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से पशुता और मनुष्यता में अंतर पता चलता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यह पाठ आपके समझ से कैसे प्रश्न खड़े करते हैं? मतलब इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न को हम लोग बात करेंगे। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण एक प्रश्न और एक समस्या लेकर उपस्थित होता है। उनमें अपने जीवन को घटनाक्रमों से अनेक बातों को सीखने और समझने का अवसर मिलता है। ऐसे अनेक प्रश्न इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, जिनसे निपटाने के लिए अनर्थक तथा सार्थक प्रयास अपेक्षित तथा इस दिशा में हमारा व्यवहारिक ज्ञान सहायक होता है। परंतु प्रस्तुत पाठ में हमारे समझ इसी के कर्तव्य प्रश्न उपस्थित है। पहली समस्या यह है कि हमारे अनुत्तर दायित्वपूर्ण रवैया से वनों का निरंतर विनाश किया जा रहा है। चलिए पहले मैं ये समझा देती हूँ कि ये प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो ये पाठ को हम लोगों ने पढ़ा, उससे आप लोग क्या समझते हैं? पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वृक्ष अपनी और दूसरे के सुख और दुख के लिए, बस थोड़े से खुशी के लिए हम लोग किसी को हानि पहुंचाना गलत बात है। जा रहा है।
चंपारण के साथ श्यामला भूमि जो हरे भरे वनों से आच्छादित था, मतलब जो ये भूमि था जिसका नाम था सस्य श्यामला, वो हरे भरे मतलब घिरा हुआ था। वहाँ एक लंबे अरसे तक वृक्ष का कटना जारी रहा, मतलब बहुत दिनों तक वृक्ष कटा। उसने हमारे किसको इफेक्ट किया? पर्यावरण को प्रभावित किया। ये हमारी नदियों में वर्षा काल के अप्रत्याशित बाढ़ और तबाही के दृश्य को प्रस्तुत किया है। वृक्षों में क्षरण को रोकने और तटों के अवरोध की क्षमता को ह्रास हुआ है। वनों का विनाश कर कृषि योग्य भूमि बनाने, भवन, कल कारखाने, उद्योगों की स्थापना करने से इन सारी विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। वृक्षों की धरती संख्या और धरती की हरियाली में निरंतर हार्स से वर्षा की मात्रा भी काफी घट गई है। इस पाठ में चंपारण में प्रवाहित होने वाली नदियां गंडक, पछई, संभसान, सिकराना आदि नदियां किसी जमाने में बेवंश से ढके वृक्ष स्थल में किलकिलाती रहती थी, अब विलाप कर रही है, निर्वस्त्र हो गई है। इससे अनेकों समस्याओं ने जन्म लिया है। नदियों का कटाव, अप्रत्याशित भीषण बाढ़ की विनाश लीला, पर्यावरण प्रदूषण, अनियमित तथा कम मात्रा में वर्षा का होना, ये सब इसका कारण उत्पन्न हुआ है। हमें इन समस्याओं के निदान हेतु वृक्षों की कटाई पर तत्काल रोक और वृक्षारोपण करना चाहिए। सौभाग्य से गंडक नदी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा नहरों का निर्माण कर गंडक की दुर्व्यवस्था से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार की अनेक योजनाएं अन्य नदियों के साथ भी अपेक्षित है। अन्य नदियों के साथ भी ऐसा होता है। चलिए इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो बस थोड़े से क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाला, अर्थ स्पष्ट करिए। वसुंधरा, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मात्र मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां जगदीश चंद्र माथुर के मनुष्य की प्राथमिक प्रवृत्ति एवं दूषित मानसिकता का वर्णन किया है। एक तरफ मनुष्य जल काटे जा रहा है, खेतों को, पशु पक्षियों आदि को नष्ट कर रहा है, नदियों पर बांध बनाकर उसे नष्ट कर रहा है, तो दूसरी ओर धर्माद्र मानव गंगा को मैया कहता है, पर अपने घर की नाली, कूड़ा करकट, पुर्जा सामग्री जो प्रदूषण फैलाते हैं गंगा नदी में प्रवाहित करता है। इस प्रकार दोनों की प्रकृति को कष्ट करने में लगे हुए, इसलिए कहा जाता है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जो लोग पहले लोग तो वो हैं जो नदियों को गंदा कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं, वो जो पेड़ पौधों को काट कर कर रहे हैं। और दूसरा वो जो गंगा मैया को क्या कहता है, गंगा मैया को कहता है कि ये तो मेरी मैया है, मतलब गंगा जी को अपनी माई कहता है, और लेकिन उसी कष्ट पहुंचा रहा है, उसमें कूड़ा कचरा डाल के उसे गंदा कर रहा है। चलिए अब लोग 12 का ख देखते हैं। कैसी है ये चंपारण की आकृति, मानो विस्मृत के हाथों में अपनी बारी से पड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। चंपारण की गौरवशाली भूमि महान है। यहाँ अनेक आक्रमणकारी तथा बाहरी व्यक्ति आए, उन्होंने या तो इस पावन भूमि को क्षति पहुंचाई है या आकर बस गए, किंतु धन्य है इसकी सहनशीलता और उदारता जो इन्होंने सबको भुला दिया और क्षमा कर दिया। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग आके बसे थे और बहुत सारे लोगों ने इसे कष्ट पहुंचा, लेकिन इसकी सहन शक्ति बहुत ही महान है जो इस नदी ने सारे लोगों को माफ कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे विस्मित होकर अपने हाथों बड़े से बड़े निधियों को सौंप दिया। इन्होंने अपनी प्रकार के प्रतिकार नहीं लिया, स्वयं को अपने आत्याइयों के हाथों समर्पित कर दिया और अपनी निधियों को समृद्ध कर दिया। मतलब इन्होंने उसे छोड़ दिया कि जो वो कहना चाहता है उन्हें करने दो, कोई कष्ट वाली बात नहीं है, ऐसा किया।
अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों को विभिन्न स्थानों पर आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहाँ कहाँ से किस लिए वहां आकर बसे? उत्तर, चंपारण में विभिन्न जाति के लोग समय समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर आकर बस गए। पहल यहाँ कर्नाट वंश के लोग आए। ये दक्षिण से थे और यहाँ आकर इस प्रदेश में रक्त और निधि बने। कर्नाट वंश के लोग मिथिला और नेपाल विजय के लिए आए थे। थारू और झागर जातियां यहाँ क्यों आई थी? तो अपनी आजीविका की खोज में आई थी। यहाँ खोज में आई। यहाँ धागड़ों को गोरे अंग्रेजों और रामनगर के तत्कालीन राजा नील की खेती के लिए लाए थे। दक्षिण बिहार के गया जिले से, जहाँ से मैं भी गया जिले की ही हूँ। गया जिले से भुपराई लोग ने इसी तरह नील की खेती के लिए हिमालय की तलहटी में लाए गए हैं। संभवतः यह मुसहर वर्ग के लोग थे। राजकुल वंश के वंशज आक्रमणकारियों के त्रस्त होकर यहाँ आए। उर्वरा भूमि की संपदा प्राप्त करने के लिए पहाड़ी जमींदार और गोरे साहब ब्रिटिश साम्राज्य के कोने में वैभवशाली साम्राज्य स्थापित करने आए। यहाँ के अशोक स्तंभ स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि यहाँ कभी मौर्य साम्राज्य का शासन रहा था। चलिए कोई ना, हम लोग 14 क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा था इसमें, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। अक्सर इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। आप लोग चाहे तो P/Q देख सकते हैं। वैसे हम P/Q के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आप लोग अगर जिनके पास P/Q हो वो देख सकते हैं कि किससे कितने प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। पाठ में लेखक नारायण का रूपक रचता है और यह राग रूपक है। रूपक का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारतवर्ष में रूपकों की स्वरता पूर्ण और प्रारंभिक रूप से ऋग्वेद के प्रार्थना मंत्रों और संवादों के रूप में मिलता है। यहाँ तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि भारत में न्यूटन ने अपना पूर्ण रूप किसी समय का धारण किया, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसका बीज भी वेदों में ही था। अब जो चीजें बताई गई है वो सिर्फ वेदों में ही बताई गई है। किसी भी अवस्था में अनुकरण को नाट्य कहते हैं। यह अनुकरण चार से अनुभव द्वारा अनुक्राय और अनुकर्ता के एकता प्रदर्शिता करने से पूर्ण होता है। नाट्य शास्त्रकारों बने से रूपक के सहायक और रूपकों के नित्य और नित्य माने हैं। किसी भाव को प्रदर्शित करने के लिए विशेष के अनुकरण को नित्य कहते हैं। इसमें आर्थिक अभिनय और प्रधानता रहती है। लोग इसे नकल या तमाशा कहते हैं। अभिनव रहित केवल नाचने को नृत्य कहते हैं। इनमें ये सभी मौजूद होते हैं, उसे रूपक कहते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नीले गोरों और गांधी जी के जुड़े प्रसंगों में अपने शब्दों में लिखना है। चंपारण के रैयतों और किसानों पर नीले गोरे का अत्याचार चलता रहता था। वे भारतीय के साथ पशुतत्व जैसा व्यवहार करते थे। वे अंग्रेज लोग भारतीय को नील की खेती के लिए भी बाध्य करते थे और वे कुछ वस्तु खरीदते भी थे तो सारा पैसा रैयतों तथा मजदूरी को ही देना पड़ता था। ये सब से बचने के लिए गांधी जी ने ग्रामीण में विद्यालय की व्यवस्था शुरू की ताकि गांव वाले को नीलों गोरों से डरने की जरूरत ना पड़े। और नीलों गोरों को गंगा नदी पर पुल भी बनाना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि आक्रमण का कारण न बन जाए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जब तक हम लोग खत्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चौर और मन किसे कहते हैं? वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है? उत्तर चंपारण में गंडक नदी के दोनों ओर विभिन्न आकृतियों के ताल दिख पड़ते हैं। ये कहीं उथले तो कहीं गहरे
है। सभी प्राय टेढ़े मेढ़े किंतु शुभ्र और निर्मल जल से पूर्ण है। इस तलों में चोर और मोर मन कहते हैं और चोर उथले ताल होते हैं जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है। इसके द्वारा खेती भी होती है। मन विशाल और गहरे ताल है। मन शब्द मानस का अपभ्रंश है। ये मन और चोर मानो गंडक के लेखन नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण है। जब बाह ली है तो तटों पर उल्लंघन कर नदियों का दूसरा पथ पकड़ लेती है और पुराने पथ पर रह जाते हैं। और ये चोर और मन जिनकी गहराई तल को स्पर्श कर धरती के हृदय को स्रोत में फोड़ लाए। चलिए कोई नाम हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कपिल वस्तु के साथ मगध के जंगलों तक यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी? लोरिया, नंदगढ़ ने एक नदी, रामपुरवा और भितिहरवा दोनों एक उत्तर से नेपाल के लिए भिकना थोड़ी तक जाती है। उस नदी का नाम है पाइंड। इसी के सहारे भगवान बुद्ध ने कपिल ने मगध की यात्रा की थी। लोरिया नंदगढ़ के सम्राट अशोक द्वारा बनवाया हुआ कला पूर्ण स्तंभ है। चलिए इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है और हम लोग अब हम लोग चैप्टर आगे देखेंगे। और जिन्होंने भी लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है वो फटाफट से कर लें। अच्छा लगा वीडियो तो, और ना अच्छा लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।